हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की है भेड़े और भेड़िए। कहानी की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। कहानी की व्याख्या समाप्त होने के बाद आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि इस कहानी में भेड़े और भेड़ियों को माध्यम बनाने का कारण क्या है। इस कहानी को इस प्रकार से क्यों लिखा गया है? भेड़े और भेड़ियों और सियारों को क्यों माध्यम बनाया गया है? अगर हरिशंकर परसाई जी को व्यंग करना ही था आज की राजनीतिक व्यवस्था पर, तो उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष क्यों नहीं किया? सीधे सीधे डायरेक्ट राजनेताओं का वर्णन करके भी तो कटाक्ष किया जा सकता था ना। पर व्यंग्य विधा का परिचय देते हुए हम आपको बता चुके हैं कि असली व्यंग वही है जिसमें व्यंग्यकर्ता अर्थात व्यंग्य करने वाला व्यक्ति जब किसी विषय पर व्यंग्य करता है तो स्थिति यह होनी चाहिए कि व्यंग हंसकर बोला जाए। व्यंग सुनने वाला यानी जिसके लिए व्यंग किया जा रहा है वह सुनकर तिलमिला उठे पर उत्तर न दे सके, क्योंकि उसे पता है यदि इस विषय पर उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो बात और बिगड़ जाएगी और वह उपहास का पात्र बनेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यंग्य विधा को समझने के लिए हम यह समझें कि बात सीधे ना कहकर कटाक्ष कहकर ही कही जाएगी। और इसके लिए हरिशंकर परसाई जी ने प्रजातंत्र पर व्यंग्य करने के लिए और प्रजातंत्र की जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है, विशेष रूप से वर्तमान चुनाव प्रणाली पर व्यंग्य करने के लिए उन्होंने भेड़ और भेड़िए को माध्यम बनाया। भेड़ों और भेड़ियों को माध्यम बनाने का उनका उद्देश्य था कि बात जनता सीधी तरह से समझ भी जाए और आरोप प्रत्यारोप भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक दल विशेष पर न पड़े। यह एक सामान्य समस्या के रूप में जनता को समझ में आए कि जनता चुनाव के समय निर्णय कैसे ले, अपने हितों की रक्षा के लिए किसको चुने। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है, जिसमें भेड़ों को सीधी साधी निर्दोष जनता का प्रतीक माना गया है। वे जनता जो प्रजातंत्र पर इसलिए विश्वास करती हैं कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाएंगे। पर होता यह है कि सत्ताधारी शोषक वर्ग के जो राजनेता होते हैं वो बूढ़े सियार रूपी भेड़ियों जैसे तमाम चापलूस सलाहकारों की मदद से येन केन प्रकारेण अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी यह कामयाबी चुनाव में उनकी जीत के रूप में सामने आती है और बाद में सीधी साधी जनता का वे हित रक्षण करने की बजाय, उनके हितों की रक्षा करने की बजाय ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उस जनता का ही शोषण हो जाए। और ये प्रक्रिया बार बार चलती है। बार बार रंग बदले सियारों के माध्यम से दिखाया गया है। जो तीनों सियारों का वर्णन किया गया है, एक नीला सियार है, एक पीला सियार है और एक हरा सियार, जिनमें पीले सियार को कवि विद्वान और लेखक के रूप में दिखाया गया है, नीले सियार को पत्रकार और स्वर्ग के नेता के रूप में दिखाया गया और हरे सियार को, जो हरे रंग में रंगा हुआ सियार है, उसे धर्म गुरु के रूप में दिखाया गया। यहाँ यह बताने का प्रयास किया है हरिशंकर परसाई ने कि ये समाज के वे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं जिन पर सामान्य जनता बहुत ही भरोसा करती है, इतना अधिक विश्वास करती है कि उनके कहे अनुसार ही कभी कभी अपने व्यक्तिगत निर्णय को पीछे छोड़ते हुए उनके दिए गए निर्णय या उनके दिए गए सलाह परामर्श पर ही अपने निजी वोट देने की निर्णय को भी उनको आधार बनाती है। उनको आधार बनाने का मतलब है कि जिस प्रकार का वो प्रचार प्रसार जिस भी दल के लिए या जिस भी राजनेता के लिए करते हैं, उससे दिग्भ्रमित होकर जनता उन्हीं को वोट देती है, क्योंकि उसे पता है कि ये समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और ये कभी गलत बात नहीं कहेंगे, ये हमें गुमराह नहीं करेंगे। पर वास्तविकता यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने दिखाई है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े शोषक वर्ग नेता जो होते हैं, जिनका इरादा सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का है ताकि किसी न किसी प्रकार से उन्हें सत्ता मिल सके, वो इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे समाज के श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं जिन पर समाज विश्वास करता है, इनकी पकड़ समाज पर मजबूत है।
हमारी बातों पर समाज विश्वास करे या ना करे, इनकी बातों पर जरूर करेगा। इसलिए चुनाव के दौरान ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का सहारा लिया जाता है जिन पर समाज विश्वास करता है। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य रहता है कि भेड़े और भेड़िए के माध्यम से जनता यह समझ सके कि हमें यानी जनता को अपना निर्णय विशेषकर चुनाव के समय स्वयं लेना चाहिए, न कि उन भेड़ों की तरह उन रंगे सियारों के भाषण के बहकावे में आकर के इस प्रकार का निर्णय लें कि सत्ताधारी शोषक वर्ग ही विजयी हो और वह उन्हीं के खिलाफ कानून बनाए। हमें सोच समझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। दूसरी बात आती है इसके शैली की, कि प्रतीकात्मक शैली को क्यों चुना गया। प्रतीकात्मक शैली को चुनने का कारण यह था कि हम कहानियों को बहुत अच्छी तरह सुनते और समझते हैं, और कहानियों के माध्यम से समाज को यदि कोई संदेश दिया जाए तो समाज उसको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। कहानी एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा प्राचीन काल से ही बड़े बड़े शिक्षाओं को बड़े सरल रूप में दिया जाता है। आपने पंचतंत्र के बारे में सुना होगा कि कैसे एक राजा के बिगड़े हुए बच्चों यानी राजकुमारों को संभालने के लिए एक आचार्य रोज एक कहानी लिखते थे और रोज दूसरे दिन उसी के द्वारा एक शिक्षा उन्हें देते थे, और ऐसे करते करते वो पंचतंत्र की कहानियां बन जाती हैं। कैसे जंगली जीव जंतुओं, ग्रामीण लोगों और अन्य वन्य प्राणियों के द्वारा और अन्य सामान्य सामाजिक वर्ग के चित्रण के द्वारा, उनकी कहानियों के द्वारा वो रोज राजकुमारों को शिक्षा देते थे। और एक दिन वे सारे राजकुमार जब शिक्षित होकर निकलते हैं तो बड़े ही नेक होनहार विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाते हैं। कहानियों के द्वारा किसी संदेश को देना बहुत सरल होता है, इसीलिए हरिशंकर परसाई जी ने इसे एक प्रतीकात्मक कहानी के रूप में रखा है, जहां भेड़ों को साधारण जनता का प्रतीक बताया गया है, भेड़िए को एक कुशल राजनीतिज्ञ बताया गया है, और भेड़िए की चापलूसी करने वाले सियार को, जो मुख्य रूप से बूढ़ा सियार है, उसे एक अनुभवी चापलूस के रूप में दिखाया गया है कि कैसे वह अपने अनुभव से एक ऐसी योजना बनाता है जिसमें फंसकर वो भेड़ें अपना वोट उन्हें ही दे देती हैं, जबकि भेड़ों की खुद की जो जनसंख्या होती है वह बहुमत में होती है, 90% की होती है, फिर भी 10% भेड़िए उन्हें मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाते हैं और सियारों की सहायता से प्रचार प्रसार करवा के अंततोगत्वा सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक शैली में इस कहानी को प्रस्तुत करके श्री हरिशंकर परसाई जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र प्रणाली में जो भी भ्रष्टाचार आया है, चुनाव प्रणाली में जो भी अशुद्धता आई है, वह कैसे दूर की जा सकती है, उसका एक ही माध्यम है कि जनता अपना निर्णय सोच समझ कर ले। नेताओं की संख्या बहुत कम होती है, यदि अच्छे नेता चुनकर जाएं तो वह समाज के लिए अच्छे नियम बनाएंगे, और यदि शोषक वर्ग के नेता जिन्हें हम बहकावे में आकर चुन लेते हैं, ऐसे नेता अगर बनते हैं सत्ता में तो वो जनता के खिलाफ ही कानून बनाते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर वोट देना चाहिए। यही संदेश देने का वह प्रयास कर रहे हैं, यही उनका उद्देश्य है कि हमें सोच समझकर वोट देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने भेड़ों को जनता के रूप में दिखाया है। उनका यह प्रयास 100% सराहनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीच बीच में जो हास्य व्यंग का पुट डाला है, आपने कहानी में देखा होगा कि कैसे जब पीले रंग में रंगा हुआ सियार होता है और उसको बूढ़ा जो सियार है वह कहता है कि आप अपना कोई संदेश दें, क्योंकि जो मुख्य भेड़िया रहता है उसको तो उसने मना कर रखा है कि आप कुछ मत बोलिएगा और ना ही अपनी निगाहें ऊपर उठाइएगा, तो फिर बोलेगा कौन, चुनाव प्रचार प्रसार होगा कैसे। उसके लिए 3 रंगी सियारों को माध्यम बनाता है, जिनके व्यक्तित्वों का परिचय हम आपको बता चुके हैं। पीला सियार जो कवि बना है, जब उसकी बारी आती है तो वह हुआ हुआ करने लगता है, और जो भेड़ों के बीच में छिपकर बैठे हुए भेड़िए होते हैं उसकी आवाज सुनकर स्वभावतः वह भी हुआ हुआ करने लगते हैं। अब बूढ़ा जो सियार होता है वह घबरा जाता है। बूढ़ा सियार घबरा जाता है और बात को बड़ी तेजी से संभालता है। वह कहता है कि कवियों की बात आप क्या जाने,
वह चुप होने का इशारा कर देता है और कहता है कि कभी उन्हें कहा ही क्यों जाए यदि उनकी बात समझ में आए। वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि भेड़िया महान है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए हे महान भेड़िया, आपका स्वागत है, आप बड़े महान हैं। सुबह आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ आपका मुख चूमती है और रात्रि में आपकी ही ज्योति लेकर असंख्य असंख्य तारागण इस जग को प्रकाशित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान भेड़िया, हम जैसे क्षुद्र प्राणियों का प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार मीठी मीठी बातों से वह बूढ़ा सियार उस बात को संभालते हुए उस भेड़िए के लिए प्रचार प्रसार करता है। उनके उस संवाद को सुनकर बड़ी हंसी भी आती है कि किस प्रकार यह चालाक भेड़िया अपने बिगड़ी हुई बात को बना रहा है। उसके बाद नीला सियार और हरा सियार, नीला सियार जो पत्रकार के रूप में है और हरा सियार जो धर्मगुरु के रूप में, वह दोनों अपनी अपनी वाणी के द्वारा, मीठी मीठी वाणी के द्वारा कैसे भेड़ रूपी जनता को दिग्भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं। आशा है आप लोगों को कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कहानी का उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा और कहानी सार्थक भी लग रही होगी। कहानी का नाम भी सार्थक है, भेड़े और भेड़िए, क्योंकि यही दोनों मुख्य पात्र हैं। भेड़े जो शोषित वर्ग का प्रतीक, शोषित जनता का प्रतीक है, और भेड़िए जो शोषक राजनेताओं का प्रतीक है। इन्हीं दोनों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है।